हेलो फ्रेंड्स, डाकट कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर। पिछली बार हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना था, इन्फ्लेशन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में जब हम जानते हैं तो टूल्स का मतलब होता है कि किन किन तरीकों से आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया भी था पिछली बार, ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा डिमांड, कीमतों में वृद्धि, इन्फ्लेशन में वृद्धि, ये सारी चीजें होगी, यानी मनी में वृद्धि, मनी में वृद्धि, डिमांड में इंक्रीज, डिमांड में इंक्रीज, ये बहुत इजी है। डिमांड में इंक्रीज तो फिर आपका प्राइस में इंक्रीज, और जितना प्राइस में इंक्रीज होगा उतना ही इन्फ्लेशन में इंक्रीज होगा। इसको आप एमडीपीआई से याद कर सकते हैं। एमडीपीआई का मतलब मनी इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मनी में जो बढ़ोतरी हुई है, इस मनी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, और इस लिक्विडिटी को कम करना पड़ेगा। लिक्विडिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी को कम करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। और इन मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स की बात हम कर रहे हैं उसमें इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरह के टूल्स तो हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में मात्रात्मक। और दूसरी तरह के टूल्स जो हैं उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, इनको बोलते हैं गुणात्मक। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह के टूल्स हैं दोस्तों। और इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें बात करते हैं बैंक रेट। अच्छा, पहले अगर आप जानना चाहें इसका क्या मतलब है तो भी मैं बता देता हूं। क्वालिटेटिव या मात्रात्मक टूल्स वो हैं जो मार्केट में फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं, या आप ऐसा कहिए कि वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, और स्पेसिफिक में वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। वॉल्यूम का मतलब कितना पैसा मार्केट में जाएगा उसको ये कंट्रोल करते हैं। यानी ये ऐसा स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं करते हैं कि इस सेक्टर को देना है, उस सेक्टर को देना है, इधर देना है, उधर देना है, इधर नहीं देना है, ये नहीं। यानी मार्केट में कितना पैसा है उसको ही बंद करते हैं। जबकि गुणात्मक जो है वो जो है मार्केट में फ्लो इन स्पेसिफिक एरिया, फ्लो इन स्पेसिफिक सेक्टर, उसको कंट्रोल करते हैं। फ्लो इन स्पेसिफिक सेक्टर का मतलब यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में मुद्रा का प्रवाह रोकना है, जैसे शुगर इंडस्ट्री में मुद्रा का प्रवाह रोकना है, या मैं कहूं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही मुद्रा का प्रवाह रोकना है, तो उसके लिए क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। अगर सिर्फ हम बात करें कि रोकना है, जैसे एक मान लीजिए आप ऐसे समझिएगा कि पानी का सिस्टम है, आपके घरों में नल आते हैं रोज सुबह, और उस नल को अगर ऐसे रोकना है कि कल से सभी को आधा पानी मिलेगा जितना मिल रहा था, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इस कॉलोनी में नल नहीं जाएंगे, ये पानी बहुत बर्बाद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। यानी कोई स्पेसिफिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, स्पेसिफिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, सेंसिटिव कमोडिटीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, है ना, गुणात्मक। और अगर हम पूरा ही कंट्रोल करते हैं, सभी के लिए समान रहे वो, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। इसमें कौन कौन से टूल्स हैं उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं लिख देता हूं CRR, SLR, MSF, SLR, MSF, रेपो, रिवर्स रेपो, और इसके अलावा इसमें आपके दो टूल्स और आते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, उसको बोलते हैं OMOS, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसको बोलते हैं आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो इसमें देखिए, ये जो मैंने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली होती है, और बाई मंथली पॉलिसी में इन सारी रेट्स का डिसाइड करते हैं कि कितनी लिक्विडिटी को फेच करना है या कितनी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है, आपको लिक्विडिटी की सप्लाई करना है, उनसे रिलेटेड है। ये हर मॉनेटरी पॉलिसी में रेट डिसाइड होती है। अभी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो आई थी वो 9 अप्रैल 2020 को आई थी। तो 9 अप्रैल 2020 को जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें ये रेट्स डिसाइड किए। मैं आपको बताया था, एक ही स्क्रीनशॉट में सारा आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो आप आरबीआई की साइट पे जाकर भी अपडेट कर सकते हैं।
तो बैंक रेट 4.65 है, सीआरआर इतना है 4.4, एसएलआर है 4.65, बैंक रेट और एमएसएफ बराबर ही होता है आपका। और रेपो रेट जो है वो आपका है, सॉरी एसएलआर को मैंने गलत लिख दिया है, एसएलआर जो है 18% है, रेपो रेट जो है 4.40 है, रिवर्स रेपो रेट 3.75 है, 3.75, 3.75, 3.75, 4.4, 4.65, 18%, 3% और 4.65%। ये तो रेट स्पेसिफिक नहीं होता है तो इसको छोड़ दीजिए, ये वाली सारी रेट्स आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, यानी मार्केट में वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे, कितना मार्केट में सप्लाई करना है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 3-4 हैं, उसमें रेट का जरूरत नहीं है। उसमें है एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि कितना मार्जिन जो है रिक्वायरमेंट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक है मॉरल सुएशन, एक है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और एक है आपका डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, डायरेक्ट एक्शन, ये सारे जो है क्वालिटेटिव है, ये सारे क्वांटिटेटिव है। इन दोनों में क्या फर्क है जनरल मैंने बताया, इन सारे टूल्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। और ये भी आपके क्वांटिटेटिव है, इसी के अंतर्गत है, मैंने दो अलग से लिखे हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये टूल्स जो है आपको मार्केट में मनी का वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, मात्रा को कंट्रोल करते हैं, कितना मार्केट में पैसा जाना है, एरिया स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं बात करते हैं। और ये जो है मार्केट में वॉल्यूम की बजाय उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं, किस स्पेसिफिक एरिया, किस स्पेसिफिक सेक्टर में कम ज्यादा करना है, तो उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बैंक रेट के बारे में बात करेंगे, और बैंक रेट के बाद में फिर हम बात करेंगे सीआरआर के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बैंक रेट क्या है, बैंक रेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बैंक रेट का मतलब है कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, द रेट ऑन विच आरबीआई बोरो, आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक्स, यानी वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। और ये लोन जो है जनरली लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अभी बैंक रेट का इतना यूज नहीं रहा है। बैंक रेट की जगह आपका जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्राइम दरें हैं उनको काम में लिया जाता है। तो बैंक रेट का इतना ही है केवल, कि बैंक रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अभी मैं इसका रिलेशन बताऊंगा इन्फ्लेशन के साथ में, कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। या अभी अगर आप देखना चाहें तो देखिए, अभी बैंक रेट है 4.65, 4.65 बहुत कम रेट है, पहले बहुत ज्यादा थी, अभी क्या लोन लेने वाले हैं नहीं। तो अगर मैं कहता हूं कि मार्केट में बहुत सारा रुपया है और अभी मुझे इस मार्केट में जो रुपया गया है उसका फ्लो रोकना है, तो मैं इस रेट को 4.65 से बढ़ाकर 9-10% कर देता हूं। ये रेट भी रही हुई है पहले, 9% मैंने देखी हुई है। तो 9% रेट अगर कर दूंगा तो मार्केट में जो बिजनेसमैन है वो जाएगा बैंक के पास और बैंक वालों को बोलेगा कि लोन दीजिए। बैंक वाले उसको बोलेंगे कि लोन की दर तो 12% है। बिजनेसमैन सोचेगा इसमें कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या, तो वो लेगा नहीं, और बैंक भी आगे से आरबीआई से लेंगे नहीं। यानी बैंक बिजनेसमैन को लोन नहीं दे पाएंगे और बैंक आगे से लेंगे भी नहीं, क्योंकि महंगा लोन है, वो उतना जाएगा नहीं। तो अगर आपको मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करना है या लिक्विडिटी को कम करना है तो इसका अपोजिट रिलेशन बनेगा, यानी इसको बढ़ाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी जो है बढ़ेगी नहीं। इनको हम इनडायरेक्ट टूल्स बोलते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या फर्क है वो भी अभी आपको हम बता देते हैं। तो एक बार ये समझ लीजिए कि बैंक रेट जो है ऐसी दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। इस रेट को आप थोड़ा अगर और पीछे चले जाएं तो इस रेट को एक और नाम दिया जाता है डिस्काउंट रेट। इसको डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है, बैंक रेट को ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। डिस्काउंट रेट का मतलब वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों के बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर अगर आप किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदना चाहें तो आपको प्रॉमिस करेगा कि 3 महीने बाद मैं उसको दे दूंगा। वो आपके पास पड़ा रहता है सिक्योरिटी के तौर पर। 3 महीने बाद अगर वो आपको दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आप उसको कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। वैसे ही बैंकों के पास भी कई सारे लोगों से बिल ऑफ एक्सचेंज आए हुए रहते हैं
और अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज उनको पैसे की जरूरत है बैंक को, तो आरबीआई से पहले डिस्काउंट करा लेगा। डिस्काउंट कराने का मतलब यह है कि अगर 100 रुपए का बिल है तो उसको 90 रुपए या 85 रुपए में आरबीआई से पैसा ले लेगा और बिल ऑफ एक्सचेंज आरबीआई को दे देगा। तो आरबीआई क्या करता है, ये 15 काटेगा, 10 काटेगा या 5 रुपए काटेगा 100 में से, वो डिपेंड करता है इसके रेट पर। जैसे अभी अगर बैंक रेट 4.65 है तो आरबीआई 100 रुपए में से 4.6.5 ये काट के 95.35 पैसा दे देगा। इसी को बोलते हैं डिस्काउंट रेट, क्योंकि इस पर बिलों का एक्सचेंज होता है। तो ये रेट अभी उतना काम में नहीं आती है जितना पहले इस पर लोन दिया जाता था। अभी जो है पॉलिसी रेट्स काम में आती है, और पॉलिसी रेट्स का मतलब है रेपो रेट। तो रेपो रेट को हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। और इस रीपर्चेज ऑप्शन का मतलब होता है कि आप आरबीआई से लोन लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको आरबीआई से लोन लेना है तो आप आरबीआई से लोन ले सकते हैं, और उसके बदले में आपको आरबीआई को कुछ देना पड़ेगा, और वो क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बैंक है वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई को बोलता है कि लोन दीजिए, तो इस बैंक को इनको सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज, और आरबीआई इसके बदले में इसको लोन दे देगा। ये सिक्योरिटीज क्या होती है, ये जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटी को आप ऐसे समझिएगा कि एक ऐसा कागज जिस पर सरकार ने मुहर लगा के ये दे दिया है कि आपके हमारे पास पैसे जमा है। जैसे आप बैंक में एक एफडी जमा कराते हैं, बैंक वाले आपको क्या बोलते हैं, ये कागज ले जाइए, जब भी आपको पैसे चाहिए कागज लेके आ जाइएगा, रसीद। वैसे ही गवर्नमेंट को जब हम या जनता पैसा उधार देती है, चाहे वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो या गोल्ड बॉन्ड हो या कोई किसान विकास पत्र हो, इंदिरा विकास पत्र हो, जब आप गवर्नमेंट को पैसा जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले में क्या करती है, उसके बदले में सरकार आपको रसीद देती है, और उस रसीद का मतलब ये होता है कि वो ही सिक्योरिटी है। ऐसे ही बैंक कई सारी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके पास कागज रहता है, तो वो कागज भी एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जो आरबीआई को दी जाती है, उसके बदले में आरबीआई लोन देता है। अगर इस बैंक ने लोन नहीं चुकाया तो आरबीआई उस सिक्योरिटी को क्या करेगी, जहां पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से पैसा वापस ले लेगी। तो ये आरबीआई जो है सिक्योरिटी के बदले में लोन देता है, और ये सिक्योरिटी को, इसका नाम रीपर्चेज है। इसका मतलब थोड़े टाइम बाद, मान लीजिए 3 महीने के लिए आपने लोन लिया था, तो 3 महीने बाद आरबीआई क्या करेगा, वापस ये उल्टा सिस्टम चला देगा। अब बैंक जो है आरबीआई को वो लोन वापस चुका देगा, ये लोन को रीपे कर देगा, और इस लोन को रीपे करने के बदले में आरबीआई वापस उनको क्या करेगा, सिक्योरिटी वापस कर देगा। तो बात हो गई बराबर, यानी पहले आपने परचेज, आरबीआई ने सिक्योरिटी को परचेज किया और वापस बैंक ने उन सिक्योरिटी को रीपर्चेज कर लिया, यानी कि सिक्योरिटी को पैसा देके छुड़वा लिया। यही तो करते हैं आप बैंक में जाते हैं तो गोल्ड लोन के बदले में आप लोन देते हैं, गोल्ड लोन के बदले में जब आप लोन लेते हैं तो जब लोन पूरा हो जाता है गोल्ड वापस ले लेते हैं। वैसे ही बैंक ने सिक्योरिटी दी, लोन लिया, जब लोन पूरा हो गया तो सिक्योरिटी वापस ले ली और पैसा दे दिया, लोन को रिपे कर लिया। तो इसी को हम बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। और अभी मैंने आपको दर बताई थी इसकी दर कितनी है, इसकी दर है अभी 4.4%, ये दर है रेपो रेट की। इसके बाद इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। इसके बाद में एक और है आपका रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट जो मैंने बताया उसका जस्ट उल्टा है कि अभी जो है देखिए बैंकों को पैसे की जरूरत थी, तो बैंकों ने क्या किया, आरबीआई से लोन लिया कि आप मुझे लोन दे दीजिए। अब मान लीजिए बैंकों के पास पैसा जो है सरप्लस है, यानी अधिक है पैसे का, ज्यादा है बैंकों के पास पैसा, तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आरबीआई को दे दीजिए वो पैसा। आपको आरबीआई इसके बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। आपका अगर पैसा एक्सेस है तो आरबीआई को पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, उस पैसे के बदले में आरबीआई आपको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि वो पैसा अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो डबल तो होगा नहीं। अगर आप अपना पैसा लोन दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आप आरबीआई को दे दीजिए। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास बहुत सारे ग्राहक हैं, आरबीआई वो पैसा आगे दे देगा, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, आरबीआई को पैसा मिल जाएगा, और दूसरा कोई बैंक है जिसको पैसे की जरूरत है तो वहां पर वो पहुंच जाएगा। लेकिन आरबीआई जब इस बैंक को पैसा देगा तो मान लीजिए वो रेपो रेट पर इस बैंक को पैसा दे रहा है, रेपो रेट कितनी है 4.4%। तो आप मुझे बताइए आरबीआई आपसे 4.4% पर लेगा या उससे ज्यादा पर लेगा, आरबीआई आपसे उससे कम पर ही तो लेगा। अगर आरबीआई आपसे 5% पे लेगा तो 4.5 पे देगा कैसे, 4.4% पर भी नहीं ले सकता है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई करेगा कि आप हमें 3.75 पर ही दीजिए,
3.75 पे हम लेंगे और आगे देंगे 4.4% पर, यानी रेपो रेट की दर अभी कितनी है 3.75%। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी है, तो आप आरबीआई को दे दीजिए। और ये रेपो और रिवर्स रेपो का एक टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये जो LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये रेपो और रिवर्स रेपो को मिलाकर बनती है। यानी अगर बैंकों में लिक्विडिटी कम है तो उधार ले लीजिए, ज्यादा है तो आरबीआई को दे दीजिए। इस तरीके से आप अपनी लिक्विडिटी में, पैसे में एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको LAF बोला जाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो रेपो, रिवर्स रेपो। एक और के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है MSF। MSF को हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये भी आरबीआई से लोन लेने की दर है, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट टर्म की है, बहुत ही शॉर्ट टर्म की है, या इसको और अच्छे टर्म में आप बोले तो ये केवल ओवरनाइट फैसिलिटी है। ओवरनाइट फैसिलिटी का मतलब ये है कि केवल एक ही दिन के लिए आपको लोन मिलेगा, 24 आवर्स के लिए, उसके बाद नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो आप इस ओवरनाइट फैसिलिटी पर ले सकते हैं, लेकिन इसकी दर रेपो से ज्यादा होती है, 4.65 इसकी दर है। ज्यादा क्यों है और ये फैसिलिटी क्यों दी गई है? ये सबसे पहले 2011 में दी गई थी और इस पर मिनिमम जो है 1 करोड़ का लोन दिया जाता है। 1 करोड़ मिनिमम कितने का लोन दिया जाता है? 1 करोड़ का। ज्यादा तो बैंक की उस पर डिपेंड करता है कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी एनडीटीएल को गिने तो एनडीटीएल का 2% तक लोन इस पर दिया जा सकता है। एनडीटीएल क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले आप इसको समझिए। ये शॉर्ट टर्म यानी ओवरनाइट फैसिलिटी है, 4.65% रेट है, 2011 में इसको चलाया गया है, मिनिमम 1 करोड़ लोन दिया जाता है और मैक्सिमम जो है एनडीटीएल का 2% तक लोन दिया जाता है। केवल 24 घंटे के लिए फैसिलिटी मिलती है। अब ये क्यों दी गई? आप कहेंगे कि रेपो रेट पर ही ले लेते, इस पर क्यों दी जाती है? तो देखिए, कई बार बैंकों को इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है और वो इमरजेंसी फंड बैंक क्या करते हैं कि मार्केट से लेते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, दूसरा बैंक तीसरे बैंक से लेता है। अगर मार्केट में पैसे की कमी है, मार्केट में पैसा कम है, तो खींचतान चलेगी और एक व्यक्ति ज्यादा रेट देने के लिए तैयार होगा क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो 5 की बजाय 6% भी ब्याज देने के लिए तैयार होगा। तो ये इंटरेस्ट रेट में जो वॉलेटिलिटी है, यानी इंटरेस्ट रेट में जो उतार चढ़ाव है, उसको कंट्रोल करने के लिए और बैंकों को स्मूथ फाइनेंसिंग करने के लिए यह फैसिलिटी 2011 में शुरू की गई होगी। समझ में आ गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बाद एनडीटीएल की हम बात कर रहे थे। तो एनडीटीएल का मतलब क्या है? एनडीटीएल का फुल फॉर्म तो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब देखिए, ये लायबिलिटी किसके पर्सपेक्टिव से है ये आप समझेंगे तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व और हम बैंक के पर्पस से यहां पर बात कर रहे हैं। बैंक के पर्पस से बात करने का मेरा मतलब यह है कि बैंकों की लायबिलिटी, बैंकों की नेट लायबिलिटी कितनी है, चाहे वो डिमांड हो चाहे टाइम हो। तो आप देखिए, बैंकों के पास क्या लायबिलिटी है। आप अगर एफडी बैंक में रखेंगे, आप सेविंग में रखेंगे, आप करंट में रखेंगे, तो बैंक के लिए लायबिलिटी होगी, असेट नहीं होगी, क्योंकि बैंकों को वापस आपको पैसा देना है और अगर बैंकों को वापस आपको पैसा देना है तो उनको चुकाना है, उनका उत्तरदायित्व है, उनका दायित्व है। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर डिमांड और टाइम लायबिलिटी क्या है। तो बैंकों के पास में आपका जो धन जमा है वही बैंकों का दायित्व है और उसी को हम बोलते हैं एनडीटीएल, बैंकों के पास में आपका जमा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बैंकों के पास में जो टोटल डिपॉजिट है उसी को हम एनडीटीएल बोलते हैं। कुल जमा, कुल जमाएं जो बैंकों के पास में है उसी को हम बोलते हैं एनडीटीएल। अब ये टाइम भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि डिमांड क्या है और टाइम लायबिलिटी क्या है। तो डिमांड लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो आपको मांगने पर वापस चुका दी जाए, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है। आप जैसे जमा कराते हैं वैसे उसको ले सकते हैं, आज चाहे आज ले सकते हैं, कल चाहे कल ले सकते हैं, जब चाहे तब ले सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी। और टाइम लायबिलिटी का मतलब है कि एक विशेष समय के लिए पैसा जमा कराना, जैसे एफडी और आरडी। एफडी और आरडी में जमा पैसा एक टाइम लिमिट के लिए होता है, इसलिए इसको टाइम लिमिट बोलते हैं, टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, इसको डिमांड लायबिलिटी बोलते हैं।
इन दोनों का जोड़ ही, यानी इन दोनों का जोड़ ही जो कुल जमा होता है, कुल जमाएं हैं, वही आपका एनडीटीएल है। तो कुल जमाएं बोल सकते हैं, टोटल डिपॉजिट्स बोल सकते हैं, करंट सेविंग एफडी आरडी में पड़ा हुआ पैसा बोल सकते हैं, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं एनडीटीएल। और इसी एनडीटीएल का, यानी बैंकों के पास जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा एमएसएफ उतना ज्यादा मिलेगा, एमएसएफ के तहत लोन उतना ज्यादा मिलेगा। अगर बैंकों के पास कम डिपॉजिट होगा तो उसका 2% भी कम होगा, अगर ज्यादा डिपॉजिट होगा तो उसका 2% भी ज्यादा होगा। तो इस एनडीटीएल का 2%, 2% ऑफ एनडीटीएल का आपको एमएसएफ के तहत लोन मिलेगा। समझ में आई बात? ये आगे भी काम आएगा, समझिएगा। आपके मन में इनके लिए भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है वो क्या है, तो हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे इनकी बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया बैंक रेट, मैंने आपको बताया क्या बताया, और मैंने आपको बताया अभी तक बैंक रेट, मैंने आपको बताया रेपो, मैंने आपको बताया रिवर्स रेपो, मैंने आपको बताया एमएसएफ। इन सबको इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टूल्स बोलते हैं। देखिए, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सीआरआर और एसएलआर, इनको डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट क्यों बोलते हैं डायरेक्ट, क्यों बोलते हैं इनडायरेक्ट, ऐसे समझिएगा, फिर इसको बात करेंगे। मैंने बताया था कि मार्केट में पैसा है, और मार्केट में जो पैसा है उसको कम करने, उसको कंट्रोल करने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो आप इसका फ्लो रोक दीजिए, या फिर यहां से इसको बाहर निकाल दीजिए। तो जिन टूल्स से ये फ्लो रुकता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, जिन टूल से इनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। यानी यहां पे डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। इसको ऐसे समझिए कि मार्केट में पैसा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो जब मार्केट में फ्लो रुकेगा तो भी जो पैसा मार्केट में अवेलेबल है वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी जितनी तेजी से होना चाहिए। इसीलिए डायरेक्ट टूल्स ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो तुरंत मार्केट से लिक्विडिटी को खींच के बाहर निकाल देते हैं, तो एकदम इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाती है। जबकि इनमें तो क्या होता है कि आप जब इनकी रेट्स बढ़ाएंगे, बैंक बढ़ा दिया, रेपो बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो बढ़ा दिया, एमएसएफ बढ़ा दिया, तो रेट बढ़ने से बैंक यहां से लोन लेंगे नहीं, आरबीआई से। आरबीआई से लोन अगर लेंगे नहीं तो यहां पैसा आएगा नहीं, यहां पैसा आएगा नहीं तो वो आगे नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन जितना पड़ा है उतना तो बैंक में रहेगा ना, मार्केट में रहेगा, उससे इन्फ्लेशन उतने कंट्रोल में त्वरित तरीके से नहीं आती है, इमीडिएट नहीं होती है। इसीलिए उसके लिए हम डायरेक्ट टूल्स यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर क्या है? पहले सीआरआर की अगर आप बात करें तो सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात। और ये नकद आरक्षित अनुपात क्या है? एक सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल, ये नकद आरक्षित अनुपात है सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल। यानी एनडीटीएल मैंने आपको बता दिया, नेट डिमांड टाइम लिक्विडिटी। सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल का मतलब है सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल टू बी डिपॉजिटेड, ध्यान से सुनिएगा, टू बी डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ कैश विथ आरबीआई। यानी ये एक सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल होता है जो आरबीआई के पास इन फॉर्म ऑफ कैश, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए बोला था कि कैश के रूप में आपको आरबीआई के पास जमा कराना होता है, और जब आप कैश के रूप में इसको जमा कराते हैं तो वही सीआरआर कहलाता है। अभी 3% है, यानी अगर आपकी टोटल जमाएं हैं 100 रुपया तो उसमें से 3 रुपया जमा कराना पड़ेगा आरबीआई के पास। अब आपके पास लोन देने के लिए कितना पैसा बचेगा? 97। इसी को आप लोन के रूप में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा आया सारा उड़ा दिया लोन में, ऐसा नहीं कर सकते। 100 में से 3 रुपया आप वहां देंगे, 97 बचेगा, उसी का कर सकते हैं। तो सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल टू बी डिपॉजिटेड विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश, इसी को बोलते हैं सीआरआर। अगर आप सीआरआर मेंटेन नहीं करते तो आपको पेनल्टी लगती है, वो भी बात करते हैं। एक बार एसएलआर देख लेते हैं। तो एसएलआर को बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी इसको बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखिए स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये भी जो है वही परिभाषा है जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये भी वही है, ये है सर्टेन परसेंट ऑफ एनडीटीएल टू बी
टू बी डिपॉजिटेड की जगह आप लिख लीजिए टू बी रिजर्व्ड विथ बैंक इटसेल्फ, यानी बैंक के खुद के पास में इसको रखना होता है इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश और सिक्योरिटीज। यानी ये एक सर्टेन परसेंट है, उसी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट है जो बैंक को खुद के पास रखना होता है, और कैश में नहीं, गोल्ड में भी हो सकता है, सिक्योरिटीज में भी हो सकता है, ये बैंक को अपने पास रखना होता है। यानी वो आरबीआई के पास रखना होता है, ये बैंक को खुद के पास रिजर्व में रखना होता है, चाहे वो सिक्योरिटी के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है। और ये अभी है 18%। तो 18% का मतलब हुआ, देखिए 100 में से 3% तो आपने सीआरआर ले लिया, 18% आपने एसएलआर ले लिया, तो ये 18 और 3 हो गए 21, अब चले गए 79 बचे। यानी अगर कोई बैंक डिपॉजिट लेता है 100 रुपए का, यानी एनडीटीएल अगर उसका 100 है तो उसमें से 79 का ही लोन दे पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 100 में से 100 का लोन दे देंगे तो बैंक बड़े रिस्क पे आ जाएंगे, पैसा डूब सकता है, और कई बार बैंकों को लिक्विडिटी की जरूरत होती है, ग्राहक कभी भी पैसा लेने आ सकता है, तो उस केस में बैंकों के पास लिक्विडिटी हो, इसी के लिए, और ट्रस्ट बने रहे लोगों का, इसी के लिए ये जो है आरबीआई ने मेजर्स लिए हुए हैं। 3% का सीआरआर और ये एसएलआर, ये बहुत ज्यादा था पहले, 24-25% हुआ करता, धीरे धीरे कम किया, 19 से अभी 18 किया है इसको, और सीआरआर भी 4% था पहले, अभी इसको 3% कर दिया है। तो ये सीआरआर और एसएलआर के बारे में बताया, एनडीटीएल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं ये बता रहा था कि ये एवरी 15 डेज काउंट होता है, यानी सीआरआर और एसएलआर, क्योंकि एनडीटीएल तो आपका बढ़ता घटता रहता है ना, एनडीटीएल तो आपका जो आपका डिपॉजिट है वो बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है, तो इसका अगर 3% लें या इसका अगर 18% लें तो वो बढ़ता घटता रहता है। इसीलिए हर 15 दिन में आप इसको कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई डिफरेंस आता है तो ज्यादा, जैसे मान लीजिए पहले आपके पास 200 रुपए जमा थे, तो 200 रुपए का 18 और 3 21% सीधा निकाल लेते हैं तो 42 रुपए होते हैं, ये आपको रिजर्व रखना था। अब आपका डिपॉजिट हो गया 300 रुपए, तो 300 का 21% अगर आपको निकालना है तो 300 का 21% 63 रुपीज होता है, यानी अब आपको 21 रुपया और आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा या अपने पास रखना पड़ेगा, दोनों में से एक। तो जैसे ही 15 दिन में निकलता है वैसे ही आपको पैसा या तो ज्यादा जमा करना पड़ता है, या अगर आपका बचता है तो आप आरबीआई से ले सकते हैं एवरी 15 डेज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ये पैसा एक्स्ट्रा जमा नहीं कराते हैं, तो आरबीआई आपको 3% की पेनल्टी लगाता है प्लस बैंक रेट पर, यानी बैंक रेट जितना भी होगा उसका 3% आपको पेनल्टी के रूप में लिया जाएगा। फिर भी आप फॉल्ट में रहते हैं तो 3 से बढ़ाकर वो 5% कर देगा, यानी बैंक रेट अगर मान लीजिए 4.65 है तो उसमें 3 और जोड़ लीजिए, 7.65 रुपए का ब्याज लगेगा आपको। और अगर आप फॉल्ट में रहते हैं तो 4.65 प्लस 5%, 9.65 का ब्याज लगेगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इन सबको हम बोलते हैं डायरेक्ट टूल्स, क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनाने के लिए आप बैंक रेट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेपो कर सकते हैं, रिवर्स रेपो कर सकते हैं, एमएसएफ कर सकते हैं, लेकिन इनके रेट बढ़ाने से मार्केट में लिक्विडिटी एब्जॉर्ब नहीं होगी, मार्केट में बस क्या होगा, लिक्विडिटी का फ्लो रुक जाएगा, इसीलिए इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीआरआर और एसएलआर अगर आप जो बढ़ाते हैं तो मार्केट से लिक्विडिटी को आप बाहर निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इनमें सब में सीधा रिलेशन है, अगर इनकी रेट बढ़ेगी, इनकी रेट भी बढ़ेगी, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी, घटेगी, यानी एक में तो फ्लो कम होगा और एक में सीधा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और इन दोनों से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, फिर कंट्रोल हो जाएगी। यानी अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए, आपको बोला जाए कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो दरों को बढ़ाएं कि घटाएं, तो कई सारे मैंने देखा है एक एक करके बताते हैं, मैंने आपको एक ही साथ बता दिया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सभी दरों को बढ़ाएंगे, सभी दरों को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है, एक को बढ़ाने से भी हो सकती है, बट बता रहा हूं मैं एक रिलेशन।
रिवर्स रिलेशन है। अगर लिक्विडिटी कम करना है तो दरों को बढ़ाइए, इन्फ्लेशन कम करना है दरों को बढ़ाइए, प्राइस स्टेबिलिटी करना है दरों को बढ़ाइए। और अगर इन्फ्लेशन की बजाय आपको डेवलपमेंट पे काम करना है, अभी रेट ठीक है लेकिन आप व्यापारियों को लोन सस्ते करना चाहते हो तो दरों को घटा दीजिए, इन दरों को भी घटा दीजिए। बैंकों को रिजर्व कम रखना पड़ेगा, 100 रुपए में से 21 का रिजर्व रखना पड़ रहा था, मैंने बताया अभी आपको 100 में से कितने का रिजर्व रखना पड़ रहा है, 21 का। तो अभी बैंकों के पास 79 ही लोन देने के लिए अवेलेबल, आप रेट आधी कर दीजिए। मान लीजिए आपने बोला कि अब आपको 10 रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा, 10 रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा तो आपके पास 90 रुपए हो जाएंगे लोन देने के लिए। तो लोन भी सस्ते हो जाएंगे, बिजनेसमैन को ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, वो ज्यादा काम करेगा, डेवलपमेंट होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है। तो मैंने यहां तक आपको ये बताया। अब बैंकिंग के अगले लेक्चर में हम बाकी के टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।